नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो इसमें पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है साथियों? तो ये इसमें जो है पहले कौन कौन सी है इसको जानेंगे। उड़िया, बिहारी और बंगला जो है ये पूर्वी समुदाय की भाषाएं हैं, लेकिन ये मराठी जो है आपकी ये दक्षिणी समुदाय की भाषा है। ये दक्षिणी समुदाय की भाषा है आपकी मराठी। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये आधुनिक भाषाओं का विकास जो है किससे हुआ है? तो ये जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश से जो ये शब्द अपभ्रंश लिखा गया है, इससे आप क्या समझते हैं? अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? भटकना। ठीक, तो जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास है, ये एक मूल भाषा आपकी कौन थी? ये वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृत। इस मूल भाषा वैदिक संस्कृत से ढेर सारी भाषाओं का अपभ्रंशन होकर विकास हुआ है। तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक भाषाएं जो है इनका विकास किससे हुआ है? तो ये अपभ्रंशन से हुआ है, यानी कि अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन की उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो है साथियों ये स्वर की परिभाषा दी गई है। ठीक, किसकी परिभाषा दी गई है? स्वर की परिभाषा दी गई है, क्योंकि इन्हीं का उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। और अपनी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ये टोटल जो है 11 है स्वरों की संख्या। ठीक, और इन्हीं के सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर जो होते हैं, ये पहली बात तो आई, स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। और स्वर किस प्रकार के होते हैं? ये दीर्घ होते हैं कि महाप्राण होते हैं कि अघोष होते हैं या अल्प प्राण होते हैं? तो सभी स्वर जो होते हैं इसको आप एक लाइन में याद करेंगे, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, यानी कि जो सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं। इसके होने का थोड़ा सा कारण जानेंगे कि ये अल्प प्राण कैसे होते हैं, क्योंकि इनका जो है ये स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक, और ये किसी से मिलकर नहीं बने होते, ये अपने मूल रूपी होते हैं। ये इसलिए जो है ये कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और स्पर्शी व्यंजन में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कभी कभी पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है। तो ये कितने हैं? 25 हैं। स्पर्शी व्यंजन ये कितने हैं? ये 25 हैं। और इसी स्पर्शी व्यंजन में से पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ग होता है का से लेकर और पा तक। ठीक ठीक, का से लेकर पा तक जो 25 का होता है ये एक लाइन में, का वर्ग और जो है ये चा वर्ग, टा वर्ग, ये सब जो होते हैं इन्हीं के अंतर्गत। तो इसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है साथियों, इसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संज्ञा किस प्रकार परिवर्तित हो रही, किस प्रकार बदल रही है। तो पहली बात तो ये गांधी जो है किस प्रकार की संज्ञा है? ये जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, कैसे है? गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की खास बात क्या होती है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, ये अपने आप में यूनिक होती हैं। ठीक, तो ये गांधी जी जैसा आप तो कोई दूसरा नहीं होगा, इसलिए जो ये कैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता जो है ये एक जो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका परिवर्तन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है?
तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल से आप क्या समझते हैं कि जैसे आप राज्यपाल कहेंगे तो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, तो एक ये जाति हो गई, ठीक। तो राज्यपाल जो है ये जातिवाचक संज्ञा होती है। किस प्रकार की? जातिवाचक संज्ञा होती है। और भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है इसको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है इनमें से? तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ठीक। एक्टर का एक्ट्रेसेस, वैसे ही हिंदी में नेता का नेत्री होता है, ठीक। और इसमें से कोई नेतानी मत लगा दीजिएगा, जैसे प्रधान से प्रधान ही लगाया जाता है, ठीक। ये क्या है? नेत्री है। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। और इसी प्रकार कवि का स्त्रीलिंग पूछता है, ये कवि का स्त्रीलिंग पूछता है तो ये होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री, ठीक। कभी भी भूल कर भी आप कवि से कवित्री मत लगाइएगा, कवयित्री ये होता है स्त्रीलिंग, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग का क्या है, आप थोड़ा सा वाक्यों में प्रयोग करेंगे या इसमें अच्छा और अच्छी लगाएंगे तो आपको पकड़ में आएगा। तो आशा की जाती है और गरिमा बढ़ती है और आज्ञा भी दी जाती है। लेकिन ये सागर जो है, सागर का स्तर ऊपर बढ़ रहा है, तो ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये पुल्लिंग है, ठीक। तो सागर किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? इसमें मैं चलती थी, इसमें मैं जो है इसका बहुवचन पूछा जा रहा है। तो ये जो है मैं का बहुवचन इसमें क्या होगा? हम होगा। मैं का बहुवचन, आप कोई चीज कहते हैं मैं, उसके बाद अगर हम कहेंगे तो हम सब, यानी कि ये बहुवचन हो गया, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है? तो ये देख लीजिए, ये प्रश्न जो है कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। तो इसको बहुवचन के रूप में आप याद करेंगे, ये प्राण, ठीक। और दर्शन, दर्शन, और एक है आंसू, आंसू, होश, ठीक। ये सभी जो हैं हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। तो इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके साथियों 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और दूसरा होता है, ये पहला हो गया, दूसरा होता है मध्यम, मध्यम, ठीक। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये उत्तम जो है, उत्तम के अंतर्गत वक्ता या वक्ता को रखा जाता है, जैसे मैं, ठीक। जैसे मैं, ये किसके अंतर्गत आएगा? उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएगा। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा? तुम, ठीक, तुम। और अन्य के अंतर्गत क्या आएगा? यह, या वे, और ये सभी जो हैं अन्य पुरुषवाचक के पहचान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है आपको सर्वनाम पूछा जा रहा है कि ये सर्वनाम कौन सा है, किसमें? वह बहुत अच्छा लड़का है, ठीक। तो आप किसी को बोलते हैं सामने वाले को कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या होता है? आप निश्चितता प्रकट कर रहे हैं कि वही जो है वो बच्चा जो है बहुत ईमानदार है, अच्छा है। तो वह किस प्रकार का है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। अगला है, सौर किस मूल शब्द से बना है? तो ये जो है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? तो सौर सूर्य से बना है, ठीक। इसका मूल शब्द क्या है? सूर्य, और इससे विशेषण बना है सौर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? ये उन्नत शब्द जो है इनमें से किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, क्या दर्शा रहा है?
तो इसमें है प्रतिविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण या विशेष। तो उन्नत शब्द जो है साथियों, ये इसमें विशेषण प्रदर्शित हो रहा है। उन्नत कैसा है? विशेषण है। और इसका मूल शब्द क्या है? उन्नति। इसका मूल शब्द क्या है? उन्नति। जब भी आप विशेषण पहचानिए या आपको विशेषण बताना हो तो मूल शब्द पे जरूर गौर किया करिए। इसी मूल शब्द से विशेषण बनता है, ठीक। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा, जैसे बहुवचन में वो हमेशा ही बहुवचन में रहता है, तो इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा विशेषण में ही रहते हैं। तो इसको भी आप पहचान करेंगे, और पहचान तभी कर पाएंगे जब आप मूल शब्द पे ध्यान देंगे, ठीक। अगला है राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा है एक वाक्य है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो ये अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो अगर आपको एलिमिनेशन प्रोसेस से करना है तो उससे करिए कि प्रेरणार्थक क्या होती है? जब कर्ता किसी से कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है या उसे करवा लेता है, ठीक। और इसमें अकर्मक और सकर्मक में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इससे आप प्रश्न पूछिए, राम सो रहा है तो क्या सो रहा है? अगर कोई जवाब आपको मिलता है तो वहां पर क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है तो आप थोड़ा सा रुकेंगे, ठहरेंगे, वहां पर क्या होगी? ये अकर्मक क्रिया होगी, ठीक। राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो वाक्य क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, तो इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें थोड़ा सा ये पहचानेंगे कि जिसमें नहाकर खाकर आए, ये थोड़ा सा पहचानने की आपको पहचान बता रहे हैं। जिसमें नहाकर खाकर आए, तो ये तो थोड़ा सा आप लगाएंगे कि ये किस प्रकार की है? पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन इसकी सही परिभाषा क्या है? जब किसी वाक्य में एक क्रिया संपन्न होकर दूसरी क्रिया तुरंत चालू हो जाए। जैसे इसमें नहाने के बाद कर्ता ने क्या शुरू कर दिया? भोजन करना शुरू कर दिया। तो प्रथम क्रिया के संपन्नता पश्चात, तत्पश्चात तुरंत ही दूसरी क्रिया जब शुरू हो जाती है तो वहां पर क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। आप इसे याद रखना है। और थोड़ा सा इसे कैसे याद रखेंगे कि नहाकर खाकर ऐसा कुछ आता है इसमें, किसमें? पूर्वकालिक क्रिया में। अगला है संभवतः वह लिखता हो, संभवतः वह लिखता हो, तो इस वाक्य में काल कौन सा है? तो संभवतः का मतलब क्या है? आपको संभावना है, ये संभाव की बात है, तो ये कैसा है? संभाव्य वर्तमान काल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो ये किस प्रकार का काल है? तो ये जो है इसमें से पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक। क्योंकि आपको कंफर्म है कि आपकी जेब में 10 रुपए ही हैं, ठीक। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, तो इसमें आपको तत्सम पहचानना है। तो तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत वाला शब्द, ठीक, या संस्कृत का शब्द। तो इसमें आलस्य जो है साथियों, ये बिल्कुल तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? आलस होता है, आलस, ठीक। आलस इसका तद्भव शब्द है, तद्भव। और आलस किस प्रकार का है? तत्सम है। उपरोक्त का जो है तत्सम कैसा होगा? उपर्युक्त, उपर्युक्त इसका तत्सम होगा, ठीक। और तुरंत का तत्सम होता है त्वरित, त्वरित। और इसी प्रकार नारियल का तत्सम होता है नारिकेल, नारिकेल, ये नारियल का तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अचरज का अगर आपको अर्थ पता है तो इसका तत्सम रूप आपको ढूंढने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो अचरज का मतलब क्या? अचरज में पड़ जाने का मतलब क्या? आप आश्चर्यचकित में पड़ गए, तो इसका तत्सम रूप क्या है? आश्चर्य है, ठीक। और ये इहा, स्पृहा और लिप्सा, ये जो है साथियों, ये इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। ये तीनों कौन कौन? इहा, इप्सा और लिप्सा। नेक्स्ट है, कान्हा शब्द है, तो ये कान्हा शब्द किस प्रकार का है? कैसा शब्द है? तो कान्हा शब्द जो है ये अर्ध तत्सम है। किस प्रकार का शब्द है? अर्ध तत्सम है। इसमें एक होता है जो है कान्हा, एक हो गया, एक हो गया कृष्णा, कृष्णा, और एक शब्द होता है किशन, किशन, ठीक। तो ये किशन जो है ये इसका तद्भव है, ये
ये तद्भव है, और कान्हा जो है ये कैसा हो गया, ये अर्ध तत्सम जैसा कि इसमें दिया गया है, और कृष्णा जो है ये पूर्ण तत्सम होगा। आप इसको पूर्ण तत्सम लिख सकते हैं, या पूर्ण तत्सम जो होता है उसको सिर्फ हम जो है तत्सम ही लिखते हैं। ठीक, तो ये किशन से कान्हा और कृष्ण इसमें परिवर्तित हुआ, तो इसमें बीच में जो आता है इसी को हम क्या बोल देते हैं, अर्ध तत्सम बोल देते हैं। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम कौन सा है, यानी कि संस्कृत वाला कौन सा है, तो ये कृपा जो है इसमें से तत्सम शब्द है। किस प्रकार का है, तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक, और खटिया का तत्सम क्या होता है, खाट होता है, खाट होता है, या जो है इसका खटवा होता है, खटवा, कहीं कहीं आपको खटवा भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है आशय शब्द का पर्यायवाची है, तो आशय शब्द का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, आशय का अर्थ आपको क्या निकालते हैं, आशय का मतलब होता है, आशय का अर्थ ही अर्थ होता है। ठीक, तो इसमें आशय का मतलब पर्यायवाची क्या है, तात्पर्य है, और इसके कुछ पर्यायवाची हैं अर्थ, अर्थ या मतलब, मतलब आशय का आशय से आप क्या समझेंगे, आशय का मतलब ही मतलब होता है। ठीक, अगला है आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द है, तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, तो आविर्भाव का मतलब क्या होता है, उद्भव। ठीक, तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, उद्भव है। नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुरपति इंद्र का पर्यायवाची होता है, पर्वतारी होता है, और शक्र भी होता है, लेकिन ये भूपेंद्र जो है साथियों ये राजा का पर्यायवाची होता है, राजा, नृप, महीप, ये सभी जो हैं किसके पर्यायवाची होते हैं, ये राजा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पहले देखेंगे कौन कौन सा है, तो ये इहा, वासना और स्पृहा, ये तीनों जो हैं इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये जो वित्रिहा है ये साथियों इंद्र का पर्यायवाची होता है, ये एक इंद्र का पर्यायवाची है। और हो सकता है आपके लिए नया हो, तो आप अपने नोट्स में एक अलग अलग चैप्टर का हो सकता है नोट्स बनाए हो, और बनाना भी चाहिए, तो अलग अलग चैप्टर का एक नोट्स बनाना चाहिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अलग लिखना चाहिए आपको, और उसी में जब जहां पर आप पर्यायवाची लिखे हो वहां पर आपको ये नोट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा नया है कि वित्रिहा जो है ये किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। अगला है अक्षर का विलोम है, तो अक्षर का विलोम शब्द इनमें से क्या है, तो अक्षर का मतलब है जो चीज क्षरित हो जाए। ठीक, जो चीज क्षरित हो जाए, जो खराब होने वाला हो, और क्षर इसका विलोम क्या होगा, क्षर, यानी कि जो चीज क्षरणीय ना हो, खराब होने लायक ना हो। ठीक, अगला है अभिमानी का विलोम है, तो इसमें अभिमानी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अभिमानी का विलोम होता है निराभिमानी। ठीक, इसमें निर लगकर इसका विलोम बन जाता है, अभिमानी का निराभिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पित का विलोम है, तो इसमें अर्पित का विलोम शब्द क्या होता है, अर्पित का अर्थ क्या होता है, कोई चीज अर्पण करना। ठीक, तो इसका जो है विलोम क्या होगा, गृहीत। ठीक, इसका विलोम क्या होगा, गृहीत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो ये समानार्थी शब्द से प्रश्न है, तो केहरी शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा है, तो ये केसरी जो है, ये केसरी और केहरी ये किसके, ये सिंह के पर्यायवाची होते हैं, सिंह यानी कि शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ये इसका एक समानार्थी है। और कपि का समानार्थी या इसका पर्यायवाची अर्थ क्या होगा, कपि बंदर का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, बंदर का पर्यायवाची होता है। और ये मतंग जो है ये गज का होता है, गज या हाथी। ठीक, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो गुस्से का समानार्थी, गुस्सा यानी कि क्रोध का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो है इसमें अपकर्ष, अपकर्ष जो है ये गुस्से का समानार्थी नहीं है। और अपकर्ष का क्या मतलब होता है, अपकर्ष जो है ये अवनति का समानार्थी है, अवनति, किसी चीज का नीचे जाना,
किसी चीज का नीचे जाना यानी कि उन्नति ना करना, उसका नीचे जाना, ये कहलाता है अपकर्ष या अवनति। ठीक, और इसके समानार्थी क्रोध, अमर्ष और रोष। तो ये रोष जो है ये ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी पर्यायवाची शब्द में कि रोष किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये किसका है, ये गुस्सा यानी कि क्रोध का है। ठीक, अगला प्रश्न है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो है इसके लिए उपयुक्त शब्द एक क्या होता है, ये है अभीप्सा। अभीप्सा से क्या समझेंगे कि किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। ठीक, अगला है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये राज्य द्वारा कोई आधिकारिक आदेश दिया जाता है जो, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आधिकारिक अध्यादेश को, ये आधिकारिक आदेश को अध्यादेश कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मुहावरे क्या होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र उपयोग या प्रयोग नहीं होता है, ये वाक्यों में ही केवल प्रयोग हो सकते हैं। और लोकोक्तियां जो होती हैं, लोगों द्वारा कही गई बातें होती हैं, लोगों द्वारा कही गई उक्तियां होती हैं, ये कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि दोनों में अंतर क्या है और स्टेटमेंट बना के दे देता है। ठीक, तो यहां पर आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है कि चुपचाप दुख सह लेना, यानी कि आप बहुत दुखी हो लेकिन किसी से बयां ना कर पाए और अपना आंसू पीकर चुपचाप अपने में मस्त रहना कि ठीक है आगे हम अपना टाइम सही कर लेंगे। ठीक, अगला है आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये आंख खुलना ये सुबह वाली नहीं कि सुबह हो गई चलो आंख खुल गई। आंख खुलना मतलब आपके नेत्र चक्षु खुल गए, चक्षु नेत्र दृग लोचन जो भी कहें ये खुल गए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो आंख खुलने का मतलब क्या है, ज्ञान होना। ठीक, अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ है। ये एक शब्द है उपत्यका, ये संस्कृत का शब्द है, तो इसका अर्थ क्या है उपत्यका का, इसका अर्थ होता है साथियों पर्वत के पास की भूमि। ठीक, उपत्यका का मतलब क्या होता है, पर्वत के पास की भूमि। और पर्वत के शिखर की भूमि को क्या कहते हैं, शिखर, शिखर की भूमि को आप क्या कहेंगे, तो ये उपत्यका से ही थोड़ा सा हटके है, ये अधित्यका है, ये अधित्यका। तो पर्वत के पास की भूमि को आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उपत्यका। और पर्वत के शिखर की यानी चोटी की भूमि को क्या कहेंगे आप, इसको कहते हैं अधित्यका। ठीक, अगला प्रश्न है ओटना और औटना का अर्थ है। तो ओटना क्या होता है, एक ओटना जो होता है ये ओटाई की जाती फसलों की, ठीक जो है ये ओटाई की जाती है यानी कि अलग करना, ओटना का मतलब। एक औटना जो होता है आप सुने होंगे गांव में आपके घर में भी दूध औटाया जाता है, तो उसी से थोड़ा सा दूध औटाकर खोया बनाया जाता है, तो उस औटना को आप यहां पर प्रयोग करिए। औटने का मतलब क्या होगा, खौलाना। ठीक, तो इसका सही क्या हो जाएगा, बिनौला अलग करना और खौलाना, ओटना और औटना का अर्थ होगा। अगला है आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आगमन में होगा आ और गमन, गमन। तो इसमें गमन जो है ये मूल शब्द है आपका, किस प्रकार का है, ये मूल शब्द है। और आ जो है साथियों ये आपका उपसर्ग है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग प्रत्यय जब भी आए तो आप वाक्यों को अलग करके जरूर लिखा करिए, ऐसा नहीं कि आप टिक मार के आगे बढ़ गए, आप उसको लिखा करिए अलग। और देखिए ये जो मूल शब्द होता है इसका सार्थक अर्थ जरूर होता है, होता ही होता है, इसलिए आप अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सही सही उपसर्ग लगाया है कि नहीं लगाया। ठीक, नेक्स्ट है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो अलंकार जो है काव्य की शोभा बढ़ाता है ये अलंकार, तो अलंकार का में उपसर्ग क्या होगा, इसमें अलम होगा, इसमें अलम इसका उपसर्ग होगा। और कार जो है ये इसका मूल शब्द होगा, मूल शब्द इसका क्या होगा, कार होगा। ठीक, और अलम इसका उपसर्ग होगा। और अलम का अगर कभी अर्थ भी पूछ ले आपसे कि अलंकार में अलम का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है यथेष्ट। क्या होता है, इसका अर्थ यथेष्ट होता है अलम का। अगला प्रश्न है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के
तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक, किस प्रकार का प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय पूछ रहा है। और आहट, आवट और आस में, तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय, पहले आप कृत प्रत्यय समझिए, ये कृत प्रत्यय। ठीक, तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो कि धातु से मिलकर बने होते हैं, धातु या क्रिया से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि क्रिया किससे मिलकर बनी होती है? धातु से। तो कभी कभी आपको मिल जाएगा कि कृत प्रत्यय धातु से मिलकर बना होता है, तो कृत प्रत्यय सीधे सीधे क्रिया से मिलकर बना होता है, लेकिन क्रिया जो है ये धातु से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार दोनों को आप समझेंगे। ठीक, तो कृत प्रत्यय क्रिया से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो भी बच जाता है आपका सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, जितने भी बच जाते हैं वो जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन सब से मिलकर तद्धित प्रत्यय बना होता है। ठीक, ये दोनों का थोड़ा सा आप डिफरेंस समझेंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं। अब इसमें आप आहट, आवट और आस में तद्धित प्रत्यय पहचानेंगे तो किस प्रकार का है? तो इसमें कर्तवाच, कर्मवाच, संबंधवाच और भाववाच। तो आहट, आवट और आस, तो ये जो है आपके भाववाचक हैं, यानी कि चिकनाहट, तो ये क्या है? एक भाव है। और ये आवट, आस या मिठास, तो ये सब कैसे हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय कैसे होंगे? भाववाचक होंगे। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो तद्धित प्रत्यय अभी हमने आपको पीछे बताया कि क्रिया से कृत प्रत्यय बना होता है, उसके बाद जो भी बच जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष जो भी बचते हैं उससे मिलकर क्या बना होता है? तद्धित प्रत्यय बना होता है। तो अब देखिए आप तद्धित प्रत्यय इसमें पहचानिए। तो तद्धित प्रत्यय इसमें कौन सा है? ये वार्षिक जो है तद्धित प्रत्यय है, और ये वार्षिक वर्ष से मिलकर बना है, यानी कि वार्षिक ये विशेषण है। ठीक, तो ये विशेषण से बना तद्धित प्रत्यय है वार्षिक। ठीक, अगला है मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। ये मातृणाम शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें मातृ और ऋणाम, ये जो है बिल्कुल इसका सही संधि विच्छेद है। और इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें ये मातृ से आ निकलेगा यहां से, और री से यहां से भी एक आ निकलेगा, और दोनों मिलकर इसमें बड़ा आ बनाएंगे। तो जब समान सजातीय स्वर अपने से मिलकर, ठीक, समान सजातीय स्वर स्वयं से मिलकर दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये जो होती है ये दीर्घ संधि को परिभाषित करती है। किस संधि को? ये दीर्घ संधि को परिभाषित करती है। ठीक, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? मातृ प्लस ऋणाम। नेक्स्ट है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या है? ये रत्न प्लस आकर, और दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये रत्नाकर बनते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा अच्छा दीर्घ संधि आप पहचानिए, की थोड़ी सी ऐसे मोटा मोटी ट्रिक जानिए कि ये बड़ा आ का मात्रा आ जाता है, ये थोड़ा सा ही लिंक करेगा आपको, लेकिन सहायता करेगा आपको, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसमें भी किस प्रकार की संधि है? ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। आपको अगर संधि पूछा गया है या संधि विच्छेद पूछा गया, तो भी आपका काम है कि आप संधि विच्छेद जरूर करेंगे और मात्राओं को पहचानेंगे, उसको जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तो संधि में आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, अगला है रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर का समास विग्रह जब आप करेंगे तो ये होता है रसोई, रसोई के लिए घर, के लिए घर, लिए घर, या रसोई का घर, दोनों भी हो सकता है, रसोई का घर। ठीक, तो इसमें जो है, इसमें जो बीच में क्या आ रहा है? कारक या परसर्ग आ रहे हैं, तो ये कारक वाला समास कौन सा होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है, कारक वाला समास। ठीक, और द्वंद्व समास की पहचान है सबसे बड़ी कि इसमें योजक चिन्ह आते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। खास बात है कि दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक, और द्विगु समास जो है इसमें गिनती या संख्या आती है, गिनती या संख्या आती है, ये द्विगु समास की पहचान है। इसके द्विगु से जो गा है इसी से थोड़ा लिंक करके याद रखेंगे कि गा जो है ये गिनती वाला समास है। ठीक, और अव्ययी भाव समास जो है इसके पूर्व में पहले ही जो इसके अव्यय आते हैं, तो अव्यय की पहचान क्या है? अव्यय होते हैं यथा, यथा, भर और हर, प्रति। ठीक, ये सभी जो हैं इस समास के पहले आते हैं। अगला है सज्जन शब्द में समास है।
तो सज्जन जो है इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होता है सत। सत है जो जन या लोग इसमें भी कह सकते हैं। ठीक, जन का मतलब लोग भी होता है। तो ये है जो किस में आता है जो या विशेषण विशेष या तुलनात्मक भाव किस समास में आता है, ये कर्मधारय समास में आता है। तो ऑप्शन ए में कर्मधारय समास है। तो सज्जन में किस प्रकार का कर्मधारय समास है और किस प्रकार का समास है, कर्मधारय समास है। ठीक, अगला है इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। तो इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो या किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें वाक्य आपका पूछा जा रहा है तो संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जो जुड़े होते हैं। संयुक्त से सीधे सीधे आप क्या समझेंगे, जुड़ना, दो वाक्यों का जुड़ना एक साथ। और इसमें जो है कि है ये क्या बता रहा है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये किस में होता है, ये जो है मिश्र वाक्य में होता है। ठीक, पहला वाक्य दूसरे पे जब निर्भर करता है तो ये मिश्र वाक्य में होता है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें और ये सब जो और की ताकि ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो यहां पर होता है संयुक्त वाक्य। और साधारण वाक्य की पहचान क्या होती है, इसमें एक वाक्य और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक, अगला है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है। जिस साधारण वाक्य में मिश्र का मेल और संयोजक होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहां दिख गया संयोजक, तो यहां पर सीधे लगाएंगे कौन सा, संयुक्त वाक्य। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध कौन सा है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसमें सही क्या होगा, मैं सारी रात जागता रहा। ठीक, सी वाला बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट है नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी किसकी शुद्ध है, ये द्वारका जो है साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, बाकी ये अंतर्धान जो है ये ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान। ठीक, और ये पूजनिया जो है ये पूजनिया ऐसे लिखा जाता है, पूजनिया। और अगर इसमें पूछता है पूजनीय, तो पूजनीय जो है ये पूजनीय लिखा जाता है। ठीक, ये निया लगाकर इसमें क्या बना दिया गया है, स्त्रीलिंग बना दिया गया है इसका। ठीक, और अहिल्या जो लिखा है ये अहल्या लिखा जाता है। किस प्रकार ये लिखा जाता है, अहल्या लिखा जाता है। और इसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे तो आपका सही भी होगा, गलत नहीं होगा। आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये क्षत्रिय भी सही लिखा गया है, श्रेष्ठ भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और धोखा तो खा खा के लोग इसको भूलेंगे ही नहीं। और इसमें अशुद्ध क्या है, आविष्कार। ये इसका सही क्या होता है, आविष्कार होता है। इसमें बड़ा आ होता है ना कि छोटा आ होता है। ठीक, तो इसका सही क्या है, आविष्कार का आविष्कार होता है। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन और इसका उत्तर क्या है, डी। ठीक, तो ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।